अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस कल जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो जो अमेरिका के बेल आउट पैकेज की जो हाइप थी वो यहाँ से बीटीसी की प्राइस को 20,700 से लेके 22,700 की प्राइस में उसने पंप किया उस हाइप ने। लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल कई घंटे बीटीसी की प्राइस इसी तरह थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। फिर उसके बाद अगर आप चार्ट पे नज़र डालें तो एकदम फिर बीटीसी की प्राइस को पंप नज़र आया। ये पंप क्यों? और ये पंप इस वक्त फिर दोबारा कई घंटे मुसलसल प्राइस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये क्या हो रहा है मार्केट में? जो मैंने लर्न किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं बीटीसी को 1 आवर चार्ट पे, डेली चार्ट पे करके दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैं आता हूँ जी क्या वजह है, क्यों प्राइस दोबारा जो है वो पंप की और क्यों अब स्टेबल कर गई। सबसे पहले प्राइस ने दोबारा क्यों हाइप पकड़ी, क्यों बीटीसी की प्राइस 22,000 से 24,000 पे जंप कर गई और फिर अब वहाँ पे ट्रेड हो रही है। क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनांस, उन्होंने एक फंड बनाया था, इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव फंड। उसमें से $1 बिलियन जो BUSD स्टेबल कॉइन में थे, सीजी ने कल ट्वीट की है कि वो 1 बिलियन BUSD को कन्वर्ट करेंगे 3 क्रिप्टो करेंसीज में, BTC में, BNB में और इथेरियम में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक वोलाटाइल करेंसी में क्यों कर रहा है, जबकि स्टेबल कॉइन में 1 बिलियन पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहना चाहिए। उसकी भी वजह सीजी ने बयान कर दिया ऊपर, अगर आप देखें तो। गिवन द चेंजेस इन स्टेबल कोइंस, यानी इस वक्त जो स्टेबल कोइन के हवाले से मार्केट में सूरत हाल चल रही है उसको जहन में रखते हुए, और जो बैंक्स की सूरत हाल है वो भी मैं आगे जाके आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, उसको जहन में रखते हुए हमने जो $1 बिलियन इंडस्ट्री रिकवर फंड रखा था उसको हमने इन वोलाटाइल करेंसीज में, यानी सीजी ने दूसरे लफ्ज़ों में ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त मार्केट के स्टेबल कॉइन ज़्यादा रिस्की हैं बनिस्बत ये वोलाटाइल कॉइन। यानी इस वक्त पैसा अगर कोई बंदा भी अपना महफूज करना चाहता है तो वो स्टेबल कॉइन में रिस्क लेने की बजाय वो इन वोलाटाइल करेंसीज में रिस्क ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आपको भी फील होगा कि क्यों सीजी ने ये एक्शन लिया। हालांकि कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टेरा लूना के क्रैश होने की वजह ये थी, कल की शायद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, परसों या कल या परसों, कि उन्होंने अपने जो स्टेबल कॉइन को पीछे $1 पैज रखने के लिए टोकन्स रखे थे, वो दोनों वोलाटाइल थे, लूना भी और BTC भी। तो सेम यही काम, बहरहाल इससे जो मैसेज जा रहा है कि इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है उसमें सबसे, मैं खुद कल जब ये USDC का परसों का जब इशू बना तो मेरे जहन में खुद आ रहा था कि यार स्टेबल कॉइन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल सारे लोग जो है वो USDT में अपने फंड्स को महफूज कर रहे हैं। तो USDT इटसेल्फ मैं कई बार पिछले कई महीनों से चीखता आ रहा हूँ कि वो भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर हम जाएं तो जाएं किधर। तो मैंने क्या किया, अपने कुछ स्टेबल कॉइन का कोई 10, 15, 20% मैंने जो मैं समझता था कि मेरी अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए, मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया। और सेम एग्जैक्टली बाइनांस भी यही। तो इसकी अभी $1 बिलियन, ये मैं 2 वॉलेट्स आपके साथ भी शेयर कर दूंगा अगर आप इसको क्लोजली वॉच करना चाहें। ये देखें आपके सामने, सीजी ने अपनी उस इंडस्ट्री की रिकवरी के जो फंड्स है उसमें से 985 मिलियन फंड्स यहाँ से ट्रांसफ़र किए, और उसके बाद यहाँ सीजी ने अपना जो हॉट वॉलेट है बाइनांस का उसमें ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो हॉट वॉलेट पे अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो वो $1 बिलियन अभी भी वहीं के वहीं आपको नज़र आ रहा है। ये देखें $1 बिलियन। अभी ये जो हाइप है सिर्फ अनाउंसमेंट की वजह से आपको इतनी हाइप नज़र आ रही है। अब $1 बिलियन अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, $1 बिलियन का अभी BNB बाय नहीं हुआ, अभी BTC नहीं हुआ, इथेरियम नहीं हुआ। अगर होगा तो उसके बाद के पंप की स्टोरी अलग होगी। वो कब होगा आई डोंट नो, जब आप वॉच कर रहे होंगे कोई पता नहीं, ऑलरेडी आ चुकी होगी। लेकिन चूँकि आज 14 मार्च है और आज CPI रिपोर्ट आनी है। CPI रिपोर्ट के हवाले से मेरे कम्युनिटी में से बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो पंप है ये CPI रिपोर्ट आएगी तो सब नज़र आ जाएगा। मुमकिन है उनका अंदाज़ा सही हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जिससे मुझे ऐसे लगता है आई डोंट नो एग्जैक्टली वैसा होगा कि नहीं, कि शायद CPI रिपोर्ट, यानी अगर महंगाई बढ़ती भी है अमेरिका में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो करंट वेव चली है दोबारा, उस वेव में सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिला, ये जो चाइना का
लेयर वन ब्लॉकचेन है कॉन्फ्लेक्स, उसका टोकन जो है तकरीबन 80 से 90% पिछले 48 घंटों में पंप कर चुका है। ओवरऑल अगर आप बीटीसी की प्राइस को अगर देखें तो बीटीसी की प्राइस ये वाली जो मेरा ख्याल है शायद सीजी ने ये जो 1 बिलियन है इसकी शॉपिंग इस वजह से नहीं की क्योंकि वो भी शायद सीपीआई का वेट करना चाह रहा है। मुमकिन है वो सीपीआई का नहीं, वो एफओएमसी की मीटिंग जो 22 मार्च को होनी है उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट करें, क्योंकि इसके हवाले से सीजी ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है कि वो कब करेगा बाय बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी और कितना कितना करेगा। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा है कि इनमें से जितनी मैं शॉपिंग करूँगा कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ऑन चेन शेयर भी करूँगा, यानी उनके लिंक वगैरह मैं शेयर भी करूँगा। अच्छा, अब मैं क्यों सोच रहा हूँ कि सीपीआई रिपोर्ट का शायद इम्पैक्ट ना हो। सबसे पहले उसकी तरफ जाने से पहले ये मैं एक चीज़ आपको वाज़ह करना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर बैंक कोई एसएच कोई वहाँ कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने जानबूझ के उसको एक रिस्की समझते हुए उसको शट डाउन कर दिया। अभी उसके बोर्ड मेंबर की अनाउंसमेंट मीडिया पे रिपोर्ट की जा रही है। उसका क्या कहना है? सिग्नेचर बैंक का बोर्ड मेंबर कहता है जी रेगुलेटर्स ने हमारा जो बैंक शट डाउन किया है ये एक क्लियरली मैसेज है अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कि वो एंटी क्रिप्टो हैं। हालांकि सिग्नेचर बैंक को कोई इशू नहीं था, सिर्फ उन्होंने इस वजह से इसको बैन किया क्योंकि वो मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है अमेरिका में उसका एडवांटेज क्रिप्टो मार्केट ना ले ले। क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर बैंकों को ऐसे मसला होगा तो लोग फिर पैसा, अगर बैंकों से खौफजदा होंगे तो पैसा कहाँ महफूज करेंगे? गोल्ड या दीगर जो मार्केट हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, यहीं पे सेव करेंगे। तो अमेरिका ने दूसरे लफ्ज़ों में एक साइड पे बेल आउट किया उसको सिलिकॉन वैली को, और साथ साथ उसने सिग्नेचर बैंक को भी बंद करके ये मैसेज दिया कि भाई हमारा पैसा यहाँ से निकल के क्रिप्टो में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो में गया है या नहीं। अगर आप इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को देखें तो आपको नज़र आएगा, पता नहीं इसमें अमरीकियों की कितनी सरमायाकारी है, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में अमेरिका के सिर्फ इस बेल आउट पैकेज की वजह से जो हाइप है उस वजह से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो हैं वो बहुत पंप कर रही हैं। रही बात बीटीसी की प्राइस, ये बीटीसी के इन्वेस्टर्स और बाकी सारी मार्केट के इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एफओएमसी की मीटिंग में अमेरिका डिसीजन क्या लेगा। इस हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ अमेरिकी बैंक हैं वो इस वक्त क्राइसिस में हैं। उस क्राइसिस में ये अगर आप देखें, ये करंट में आपके साथ डाटा आज का शो करता हूँ। मेरे पिक्चर की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जितने भी बैंक्स हैं उसकी टॉप बैंक्स जो हैं उनमें से कोई 30% उसके स्टॉक डंप हुए हैं, कोई 80%, कोई 75%, कोई 60%, कोई 50%। यानी अमेरिकी बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे दड़न तख्ता हो रहे हैं। और लोग, ज़ाहिरी बात है, ये अगर हमारे रवायती बैंकों से एतमाद खो रहे हैं तो उनको महफूज चीज़ कौन सी लग रही है? उनको वही लग रही है जो सीजी को लग रही है, उनको वही लग रही है जो कल परसों जो मैंने कुछ शॉपिंग की है स्टेबल कॉइन की, उनको ये। तो लोग अब पैसा महफूज करने के लिए स्टेबल कॉइन में डाल रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। अब आते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग का इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं, ये आज की सीपीआई रिपोर्ट का इम्पैक्ट होगा या नहीं, उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिका का बड़े बैंकों में शुमार होता है, बल्कि मल्टीनेशनल बैंक है, उसके एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट स्ट्रेस जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो फ़िलहाल टेंशन परेशानी है, ऐसे लगता है गोल्डमैन सैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि एफओएमसी की मीटिंग में अब अमेरिका मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो चूँकि ये सारे बैंक्स की ऑलरेडी 2-4 वीडियो में डिस्कस कर चुका, बैंक्स के ऊपर प्रेशर होता है, तो बैंक मज़ीद प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बैंक, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके स्टॉक कोई 50%, कोई 70%, कोई 60%, कोई 30%, सारे बैंकों पे लोगों का एतमाद, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकों पे और प्रेशर आएगा, और अगर और प्रेशर आएगा तो ये सारी इकानमी अमेरिका की बैठ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने सिलिकॉन वैली को बेल आउट किया है, और इसको बेस बना के जो गोल्डमैन सैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। अब इस वक्त कम्युनिटी, क्रिप्टो कम्युनिटी या दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 मार्च को ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उस ऊँट ने
जिस करवट भी बैठना है उसी तरफ आपको मार्केट नज़र आएगी। फिर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा ख्याल है कह सकते हैं कि मार्केट या तो अब मुकम्मल तौर पे बुलिश हो गई है या अब मार्केट जो है अभी भी साइडवेज ही चलेगी। ज़्यादातर एक्सपर्ट जितना मैंने लर्न किया कल से लेके अभी तक, ज़्यादातर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओपिनियन के मुताबिक क्रिप्टो अब बुलिश हो चुकी है। लेकिन जब तक BTC की प्राइस की कुछ रेजिस्टेंस है, इस तरह ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है अपनी दोबारा रेजिस्टेंस के पास हैं। इन केस के BTC की प्राइस अगर ये वाली 25,000 की रेंज जिसको कई बार टच कर चुकी है, अगर ये रेंज ब्रेक कर भी जाती है BTC की प्राइस, तो नेक्स्ट रेंज को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। वो है तकरीबन 28,000 से 32,000 की रेंज। ये वाली रेंज अगर ब्रेक होती है तो सबको बुल मार्केट के लिए मेरी तरफ से वेलकम है। उसके बाद इथीरियम की बात की जाए तो इथीरियम भी अपना फ़िलहाल ये वाली जो रेजिस्टेंस इमीडिएट ये वाली रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया, और मेरा मानना यह है कि जब तक इथीरियम की प्राइस 2000 की प्राइस को क्रॉस नहीं करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है, आप इथीरियम में भी बुलिश नहीं हो सकते हैं। इसी तरह BNB की बात, BNB तो खैर पिछले माफ़ कीजिएगा कई माह से आपको साइडवेज मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें तो BNB की जो रेजिस्टेंस BNB की प्राइस किस तरह शो हो रही है, ठहर जरा मैं रेगुलर प्राइस आपको, हाँ BNB की प्राइस जो है उसकी रेजिस्टेंस $361 है। अगर ये ब्रेक होती है तो BNB की प्राइस के जो होल्डर्स हैं उनको भी प्राइस अच्छा खासा पंप हो, और अभी ये जो $1 बिलियन है वो डिप्लाई नहीं हुआ। जब डिप्लाई होगा तो फिर पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या नहीं, उसको आपने क्लोजली वॉच करना है। लिंक मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर कर दी है। अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। तो कल चूँकि बैंकिंग दोबारा ओपन हो गई तो कोइनबेस ने अपने USDC और USD जो कन्वर्जन थी उसको ओपन कर दी। पैनकेक स्वैप के हवाले से एक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पैनकेक स्वैप जो है मार्च के पहले हफ्ते यानी अगले माह के पहले हफ्ते अपना वर्जन 3 लॉन्च करने जा रहा है। इसमें जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको वो एयर ड्रॉप करेगा तकरीबन $1,35,000 के एयर ड्रॉप इन्होंने करने हैं अपने पैनकेक स्वैप के जो केक टोकन है उनके। अब वो मिलने किसको हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, जो पैनकेक स्वैप का वर्जन 3 है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। एयर ड्रॉप के बारे में आपको बता दिया, 1,35,000 वो करेंगे। इसमें वर्जन 3 में उन्होंने जो ट्रेडिंग फ़ीस है उसको थोड़ा कम्पिटेटिव करने की कोशिश की है। जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करेंगे, या तो उसको टोकन ऑफ़र करवाएंगे बदले में, या कोई NFTs वगैरह ऑफ़र करवाएंगे। और जो लिक्विडिटी प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव करना है जो वर्जन 3 है उसमें। अब आप लोगों को, किन लोगों को इन्होंने एयर ड्रॉप करना है, ऐसे वो तमाम पैनकेक स्वैप यूज़र्स जिन्होंने 5 मार्च से पहले पैनकेक स्वैप के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी उनको इन्होंने प्रोवाइड करना है। और इसका उन्होंने स्नैपशॉट ले लिया, 5 मार्च को उन्होंने ले लिया। जो अर्ली यूज़र्स हैं सिर्फ उन्हीं को ये एयर ड्रॉप करेंगे 5 मार्च से पहले। ये देखें, ये सारी अमाउंट यहाँ पे लिखी है। 5 मार्च से पहले जिस बंदे ने 500 से लेके $2,000 की तक की लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी 5 मार्च से पहले, अगर वो 5 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक वो अपनी लिक्विडिटी को अनस्टेक नहीं करता, लिक्विडिटी प्रोवाइड ही रखता है, तो उसको 8,000, और ये वो सारी लिक्विडिटी पेयर्स हैं जहाँ पे अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवार्ड की सारी अमाउंट भी लिखी हुई है। अगर 500 से 2,000 तक है तो इक्वली सबको ये अमाउंट जो है वो $8,000 का बजट है, वो जितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होंगे सब में वो डिवाइड हो जाएगी। बाकी ये सारी अमाउंट आपको नज़र आ रही है। उसके बाद 5 मार्च के बाद उन्होंने उन्हीं इन्वेस्टर को मोटिवेट किया जिन्होंने पुरानी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। उनको कहा कि अगर आप मज़ीद लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम आपको मज़ीद फंड्स देंगे। वो 500 से लेके 2,000 करेंगे तो यही वो पेयर्स हैं, इन पेयर्स में आप करेंगे तो आपको इतना रिवार्ड जो है वो इक्वली डिवाइड करेंगे। अगली और आज की लास्ट अपडेट आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो है इंस्टाग्राम की तरफ। आपको याद होगा अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, लास्ट ईयर मई में इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर NFT फीचर लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अगर चाहें अपनी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को NFT बना के वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। वहाँ पे बाय और सेल ट्रेडिंग करके तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि इंस्टाग्राम जो कि मेटा यानी फेसबुक ही की एक सिस्टर सोशल मीडिया ऐप है, उन्होंने NFT के फीचर को डिसेबल कर दिया है। कोई वजह, कोई जस्टिफिकेशन, कोई रीजनिंग नहीं बताई। जो स्टेटमेंट है मोटी मोटी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं जी कि हम अपना फोकस जो है उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अपने ये जो NFT फीचर है इसको हम इधर जो हमारा फोकस है वो हटा के हम फोकस जो है वो मज़ीद
इस जानिब कर दें जिसमें हम सपोर्ट करें क्रिएटर्स को, लोगों को और वो तमाम बिजनेसेस, कंपनीज़ को जो हमारे साथ अटैच हैं। उन्होंने कोई तरीकाकार नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम NFT फीचर अगर बंद हो भी गया है तो हम अभी भी, हमारा फोकस ये है कि हम कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं क्रिएटर्स के लिए, जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अब वो कौन सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।